Good morning, Rajiv and Shyam. Yes sir, good morning. Good morning. चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हमारा गेट का जो है मेटेरियल साइंस का, क्योंकि हम लोग थर्ड सेमेस्टर में ये चीज पढ़े हुए थे, बट somehow we have missed something. Good morning, sir. Good morning, sir. Krishndu. Good morning, Krishndu. Good morning, अब sir. हम लोग को एक बार एक्चुअली हम लोग एक बार देखते हैं कि हमारा थर्ड सेमेस्टर में जो हम लोग मेटेरियल साइंस पढ़े थे, हाउ मच वी हैव इन टच विद दैट सब्जेक्ट। ये चीज मैंने नहीं पता कि हम कितने पढ़े थे और कितना समझ में आया और कितना हम लोगों ने स्किप किए हैं। तो अभी मेरा फोकस यही होगा कि वी हैव टू इन शॉर्ट पीरियड वी विल कंप्लीटिंग द मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उस टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मटेरियल। एनीबॉडी कैन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या चीज होता है? व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल की इंजीनियरिंग मटेरियल्स सर। व्हाट इज इंजीनियरिंग मटेरियल? व्हाट इज मटेरियल मतलब क्या बोलेंगे? मटेरियल का मतलब क्या है? हाउ विल डिफाइन द मटेरियल? Material means any matter which is present in environment and which are used by us is called material। और इंजीनियरिंग मटेरियल जो स्पेसिफिक मटेरियल जो इंजीनियरिंग फील्ड में यूज करते हैं उसको बोलेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल। मेड ऑफ मैटर, एनीथिंग मेड ऑफ मैटर वो मटेरियल कॉल्ड मटेरियल। Say anything which has mass and which occupies is called matter, and which are used by us for a specific purpose or use in engineering field, that is called engineering material, or anything which is used for daily purpose, that is called daily purpose material, sir. Okay, what is the definition of matter? First हम बेसिक में ही जा रहे हैं। What is matter? Matter क्या चीज है? Matter क्या है? What is matter? Anything which has mass and occupies space is called matter, sir. तो एक मैटर में क्या क्या चीजें हो सकता है? व्हाट आर थिंग्स अवेलेबल इन द मैटर? एक एटम जो होता है, मैटर जो है, इट इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स के कारण एक मैटर बनता है, और ये मैटर जो है इसका अलग अलग रूप हो सकता है, दैट इज डिफरेंट। इसके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, हर एक मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन राइट नाउ, बट चलो अब तुम बोल रहे हो तो मैं स्क्रीन को स्टार्ट कर ही देता हूँ। मैं ये रहा, तो मैं ये नोट्स तो मेरे पास में है ही, डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग दिस नोट्स विद यू आल्सो। तो ये सारा चीज पहले हम लोग बेसिक डिस्कशंस कर लेते हैं कि व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर का प्रॉपर्टीज हम लोग जाएंगे कि कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो क्योंकि मैटर जब एटम्स पे जा रहे हैं तो मटेरियल पे जा रहे हैं, तो एक चीजें जो बेसिक चीजें में आ रहा है वो चीज है कि एक एटम्स जो ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उसके पीछे एक बॉन्ड का थ्योरी भी है। वो बॉन्ड का थ्योरी क्या है? कौन कौन सा टाइप्स का बॉन्ड होता है? व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल इन मटेरियल? कितने तरह का बॉन्ड्स अवेलेबल है हमारे? कोवलेंट बॉन्ड था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड था शायद, आयनिक बॉन्ड। तो हम लोग बॉन्ड को देखते हैं तो बॉन्ड का दो कैटेगरी है। बॉन्ड कैटेगरी, अगर मैं बॉन्ड को देखता हूँ तो बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड्स अवेलेबल है मेरे पास में। पहला एक प्राइमरी बॉन्ड है, सेकंड मेरा सेकेंडरी बॉन्ड है। प्राइमरी बॉन्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग होता है और सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। जैसे वंडर वॉल्स का ये जो है बॉन्ड है वो वीक होता है। उसमें बहुत, जैसे कि मैं बोलूंगा हाइड्रोजन H2O, राइट? इसमें क्या क्या था? एक ऑक्सीजन का एटम इज अटैच्ड विद द टू हाइड्रोजन्स, तो हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द, तो मैं यहाँ पे एनिमेट करता हूँ। अगर यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे H और ये भी H, इट इज अटैच्ड विद द O। तो ये जो एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? ये है इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। ये इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बोल सकते हैं क्योंकि ये एक एटम के अंदर ही इसको बॉन्ड आपस में बना रहा है। दिस इज प्राइमरी बॉन्डिंग। ये प्राइमरी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये बना रहा है H2O। अब एक और H2O है, एक और मेरा ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है, और एक मेरा और ये है। अब क्या हो गया? ये H इसके साथ जुड़ गया, ये H इसके साथ जुड़ गया। तो अब इस तरह का जो बॉन्ड हो रहा है, अगर इस तरह का बॉन्ड बना रहा हूं मैं, मतलब एक एटम H2 का दूसरे के साथ जुड़ रहा है, तो इसको कौन सा बॉन्ड में जुड़ेगा? ये सेकेंडरी बॉन्ड में जुड़ेगा, दैट इज वैन वाल्स, जिसको बोलते हैं वैन वाल्स बॉन्ड है ना, यहाँ पे क्रिएट होता है। जो वीक बॉन्ड है ये तुरंत टूट जाएगा। ये बॉन्ड कमजोर है, इट विल बी इजिली ब्रेकेबल।
इसको मैं हीट भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिक वो ब्रेक कर देगा। लेकिन जो हमारा प्राइमरी बॉन्डिंग है, ये प्राइमरी बॉन्डिंग है, इसको तोड़ने के लिए मुझे काफी एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। वी नीड द लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स। तो हम लोग बॉन्ड्स का थ्योरी को समझे हैं कि हमारे बॉन्ड जो है, अगर मैं देख रहा हूँ कैटेगरीज करता हूँ मेटल्स में या फिर मेटल्स में देखता हूँ, मुझे दो तरह का बॉन्ड दिखता है, प्राइमरी बॉन्डिंग, सेकेंडरी बॉन्डिंग। प्राइमरी बॉन्डिंग में क्या क्या आएगा, आयोनिक, कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्डिंग। और सेकेंडरी में मैं देखता हूँ मेरा वेंडर वॉल्स है, बाद में और दो और बॉन्ड्स है जो मैं आगे क्लास में डिस्कस कर लूंगा। तो वो टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे आगे फर्दर, हम लोग को ये सारा चीजें आएगा। इसके साथ हम लोग का एक बेसिक हम लोग और जा रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या चीज होता है, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। जब से आयन शेयर करता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव से होता है सब, जिसके पास एक्स्ट्रा आयन होता है, इलेक्ट्रॉन तो वो उसको दे देता है, और फिर आयनिक बॉन्ड बनता है सर। HCl, NaCl क्या किस टाइप का बॉन्ड है ये? यस सर, अगर आयनिक। NaCl सोडियम क्लोराइड, अगर मैं सोडियम क्लोराइड बोल रहा हूँ या फिर मैं मीथेन गैस बोल रहा हूँ या इथिन गैस बोल रहा हूँ, इसमें कौन सा बॉन्ड आ रहा है, आयोनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है इसमें? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक में ये सर हम लोग का मतलब स्कूल इलेक्ट्रॉन देता है सर, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है वो, जिसके पास कम होता है उसको देता है, डोनेट करता है। डोनेट करता है, राइट। मैंने कोवलेंट में क्या होता है कि कोवलेंट में आपका शेयर करके बनाता है वो लोग बॉन्डिंग। इसमें हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि ये चीज हम लोग ने पढ़े हुए थे। तो बेसिक्स को हम लोग, आज में क्लास टॉपिक चल रहा है दैट इज द बेसिक्स ऑफ, हम लोग बेसिक्स जो स्कूल लेवल में पढ़े थे मैं उसी को रिवाइज करना चाह रहा हूँ। जस्ट वी विल मेक ए बेस ऑफ आवर मेटेरियल साइंस। हम लोग बेस बना रहे हैं मेटेरियल साइंस के लिए कि अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आ सके कि मेटेरियल साइंस में मैं क्या चीज, मुझे बेसिक चीजों को फोकस करना है। और जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब चीजें वर्ड आएगा मुझे कि कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, इसमें वेंडर वॉल्स का बॉन्ड आ रहा है। तो वेंडर वॉल्स बॉन्ड क्या चीज है मुझे समझ में आना चाहिए। जब ये वर्ड से मैं वाकिफ हो जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं उसको बता सकता हूँ, एलोबरेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे इंटर एटॉमिक है, इंटर एटॉमिक बोलेंगे, इंट्रा एटॉमिक बोलेंगे। इंटर एटॉमिक कौन कौन सा था, इंटर एटॉमिक में जैसे H2 का एग्जांपल लिया था हमने, H2O, तो उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो था वो क्या था, इंटर एटॉमिक था, इंटर एटॉमिक बॉन्ड था। एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था और वो एक बॉन्ड बन गया, वो इंटर एटॉमिक। और यही वाटर का बॉन्ड फिर दूसरे वाटर के साथ जुड़ रहा है या दूसरे एटम का जो मैटर था उसके साथ जुड़ रहा है, तो वो बोल रहे हैं क्या चीज, इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड। इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड और इंटर एटॉमिक बॉन्ड का वर्ड को वाकिफ होना पड़ेगा मुझे पहला। मेटल साइंस में जो चीजें, जो चीजों को मैं जो रिपीट कर रहा हूँ फिर से, मटेरियल का डेफिनेशन, फिर मैटर का डेफिनेशन समझ में आ गया। जब मैटर का डेफिनेशन समझ में आया तो फिर मुझे एटॉमिक थ्योरी में जाना पड़ेगा। एटॉमिक थ्योरी में जब गए तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब चीजें मुझे पता है, मुझ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आई होप दैट कि सबको पता होगा, ये चीज मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर मैं ये चीज पढ़ाना चालू करूंगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, तो ये सब चीजें पढ़ा हुआ चीज है, 8th स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं शायद से, मुझे लगता है ये टॉपिक। तो बताने की जरूरत है क्या मुझे, अगर बताने बोलेगा तो मैं वो बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू, क्योंकि मुझे बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, वी हैव टू वर्क फ्रॉम द बेस, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल चीज है जिसको मुझे अपने आप को रेडी करना है। अगर मैं मेटेरियल साइंस पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं किसी बच्चे को सबसे पहले ये पूछता हूँ व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, क्योंकि बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा एलोट्रॉफी बनने में। एलोट्रॉफी क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होता है, ये टर्म्स से हम लोग वाकिफ हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस टर्म से तुम वाकिफ हो कि नहीं पहले बता दो, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स। एक बार सब ब्रीफ में बता दीजिएगा सर, क्योंकि सब मतलब कोई कोई भूल गया होगा, हम भी कुछ भूल गए। एक बार ब्रीफ में बता दीजिए, अच्छा रहेगा। डेफिनेटली विल बी गो फॉर द ब्रश अप। हम लोग ने क्या चीज पढ़े थे, एटॉमिक मास, किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग देखते क्या था, एक इनर कोर था, एक इनर कोर था जो कि हैवी मास का था, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे थे। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स को जब मैं इसको स्टडी करता, जब इसको मैं और डिसेक्ट करता हूँ, उसको डायसेक्ट करता हूँ, उसको तोड़ के देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो एक थियरी जो पुट किया गया था उसमें क्या हुआ गया था कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो उसके आसपास में रिवॉल्व करता रहता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, राइट। जो पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके नेक्स्ट शेल में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से शेल का पी सेल, एस सेल, डी सेल, एफ सेल जो चलता था,
ये शेल में चलता था, इलेक्ट्रॉन जो था एक शेल में होता था। यही शेल जो इलेक्ट्रॉन्स था, अगर हम उसको तोड़ना चाहते थे तो मुझे हीट सप्लाई करना पड़ता था या फिर उसमें कुछ अलग से मैं फोर्स देना पड़ता था, एक्सटर्नल फोर्स। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को एक शेल से दूसरे शेल में जंप मारवाना है, जैसे कि पी सेल से एस सेल में जाना है या एस सेल से पी सेल में जाना है, तो वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी या लो एनर्जी से हाई एनर्जी जा रहा है सेल है, तो वो हीट के रूप में वो इमिट करेगा एटम, या वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी जो अगर मैं किसी चीज को मेटल को हीट को, जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि जब हीट करते हैं मेटल को, मैं सिंपल से फिजिकल स्टेटस देखता हूँ। फिजिकल स्टेटस क्या देख रहे हैं, आई एम टेकिंग अ रॉड, जब उसको हीट करता हूँ उसका लेंथ इलोंगेट हो रहा है, लेंथ उसका बढ़ गया, उसका लेंथ बढ़ गया। मैं बोल रहा हूँ कि उसका लेंथ बढ़ गया क्योंकि मैंने हीट सप्लाई किया। एक सिंपल सा हम लोग सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये हीट करने पे मेटल का लेंथ बढ़ जाता है। दैट इज अ फिजिकल थिंग वी आर ऑब्जर्विंग, दैट इज ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट एक्सपेंशन, ये एक्सपेंड क्यों किया? अगर इसके पीछे थियरी में जाते हैं तो मुझे दिखता है क्या है कि मैंने एटम्स को क्या किया, एनर्जी सप्लाई किया, एक्साइट किया, और जैसे एक्साइट किया तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सेल से दूसरे सेल में जंप करने लगा, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसका वॉल्यूम जो शेल का वॉल्यूम था वो बढ़ गया, वो एक्साइटेशन लेवल पे आ चुका है, एक्साइट हो चुका है, काफी एनर्जी उसमें आ चुका है, और वो एक सेल से दूसरे सेल में जंप कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स वॉल्यूम गॉट इंक्रीज्ड, और वो बढ़ गया। और ठंडी ठंडी के टाइम पे सिकुड़ क्यों गया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? ठंडी के टाइम पे उसका लेंथ शॉर्टन हो गया, क्यों? व्हाट वाज द रीजन एनर्जी बिहाइंड से दैट? डिस्चार्ज हो रहा है उससे, ठंडी में वो इलेक्ट्रॉन से। somewhere the electron's energy has been discharged, that is removed, और रिमूव होने के कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, उसका वॉल्यूम सिकुड़ गया। तो उसके फिजिकल मटेरियल हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो मटेरियल में हम लोग क्या देखते हैं, वी आर टेकिंग ऑल द थिंग्स इन फिजिकल मैनर, हम लोग उसको ऊपरी तौर पे देख रहे होते हैं। अगर मैं आज प्लास्टिक्स यूज कर रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग द प्लास्टिक, वी आर यूजिंग द डे टू डे लाइफ प्लास्टिक्स हम यूज कर रहे हैं। हम लोग ऑपरेशन थिएटर में हमारा बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करके हमारे पास में एक पेसर लगा दिया जाता है, हार्ट के साथ में, एक हार्ट के साथ में मेरा एक पेसर लगा दिया जाता है। मेरा वो क्या चीज है, पेसर एक मेटल का पीस है, मेटल का पीस है, और हार्ट मेरा मस्कुलर चीज है। मस्कुलर मतलब स्किन, वो एक मसल से बना हुआ पार्ट है। एक मसल और एक मेटल दोनों आपस में कैसे कंपेटेबल हो गया, दोनों आपस में कैसे बैठ गया? मेटल को एक वेल्डिंग बोलते हैं, वेल्डिंग करने में दोनों मेटल को जोड़ते हैं, तो दोनों मेटल को जोड़ रहे हैं, लेकिन मेटल और एक स्किन जैसे मसल्स है, उसको कैसे मैंने कंपेटेबल कर दिया? हाउ वी हैव डन दिस ऑपरेशन? उसको मैंने, एक हड्डी को टूटा था, मैंने उसको रिप्लेस बोन को करके मैंने उसमें रॉड लगा दिया, और रॉड लगा के उसको बॉडी में छोड़ देता हूँ हमेशा के लिए, वो लाइफ टाइम तक मेरे पास रहता है। मैं जब डेड करता हूँ तब मेरे साथ वो, जब तब मेरे बॉडी से वो निकलता बाहर है रॉड। तो ये ऐसा ऐसा चीजें हम लोग मटेरियल में तैयार करते हैं, फिजिकली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे वो रस्ट नहीं पकड़ रहा है। वाई नॉट गेटिंग रस्टेड? मैं ये चीज मुझे सोचना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में HbO होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला जो है HbO बोल रहे हैं, ये Fe2 बोल रहे हैं, वो जो कि मेरा हीमोग्लोबिन में आयरन का मात्रा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होता है, और ब्लड में हमारा सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन वो बॉडी के कांटेक्ट में आने पर, मेटल कांटेक्ट होने पे उसको करोड होना चाहिए था, करोजन आना चाहिए था, लेकिन करोजन नहीं होकर वो मेरे बॉडी के साथ वो कंफर्टेबल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं जा रहा मुझे। सो मेटल को ऊपरी तौर पे देखने से बहुत कुछ चीजें दिखता है, सिंपल है, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं, मेटल के अंदर जाते हैं, वी आर जस्ट गोइंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ द मटेरियल। हम लोग मेटल के जब दुनिया में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो वी सी द डिफरेंट थिंग्स। हम लोग देख सकते हैं क्रिस्टल्स है, एटम्स है, वो कुछ इंटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि बॉन्ड उसका टूट रहा है या बॉन्ड बन रहा है, तो हम लोग उसको देखते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक गैलेक्सी है, एक तरह का मान के चलना, एक गैलेक्सी है जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, दूसरे प्लैनेट से इंटरेक्ट करता है, आपस में इंटरेक्शन कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे से। तो ये मेटल का एक ये चीज है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में पास कर रहा हूँ तो उसमें कुछ अलग तरह का बिहेवियर है, हीट सप्लाई किया तो कुछ अलग तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई विल से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर मुझे मेटल को जितना एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे कुछ नया चीज मिलता है, और इसी के लिए ये एक ब्रांच बन गया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, मास्टर डिग्री में मेटेरियल साइंस एक ब्रांच बन गया है। हम लोग तो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी, बट इट इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट फॉर मास्टर डिग्री। तो कोई प्रोडक्शन करता है, कोई मटेरियल पढ़ता है, तो नेचुरली मैं मटेरियल से पढ़ूंगा तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू एक्सप्लोर द एवरीथिंग डिटेल, और उस पर काफी मटेरियल पे अभी भी वर्क हो रहा है। तो हम लोग मटेरियल को अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम लोग देखें क्या है कि मटेरियल का जो एक रहा है हिस्ट्री, अगर मैं ब्रॉन्ज एज बोलता हूँ, आयरन एज बोलता हूँ, या फिर कॉपर एज बोल रहा हूँ, या स्टोन एज बोल रहे हैं, तो हर एक हमारे लाइफ में जो है ना, मटेरियल्स का काफी इंपॉर्टेंस रहा है। समवेयर द मटेरियल प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ।
जो कि मैंने एक लाइफ का एक एज को मैंने पूरा डिफाइन कर दिया हूँ किस पे, पूरा का कंप्लीटली मैंने उस मटेरियल के ऊपर डिफाइन कर दिया हूँ, ब्रॉन्ज एज। इस ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज का डिस्कवर हुआ था। पहले आयरन एज आया था कि ब्रॉन्ज एज आया था? जीके का सवाल है ये। शायद से पहले ब्रॉन्ज था सर। राइट, गुड। पहले ब्रॉन्ज आया था फिर आयरन एज आया था, तो बहुत लोग गलती करते हैं, पहले आयरन एज बोल देते हैं फिर ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, लेकिन पहले ब्रॉन्ज आया था फिर आयरन आया था। पहले डिस्कवरी जो अर्थ ह्यूमन ने किया था वो ब्रॉन्ज का था, और ब्रॉन्ज का डिस्कवरी हमारे इजिप्ट में हुआ है, इंडिया में हड़प्पा कल्चर्स में दिखता है। डेफिनेटली वी हैव ऑब्जर्व दैट कि ब्रॉन्ज पहले सबसे पहले था, उसके बाद फिर आयरन आया था। तो ये एक है। इसके साथ में एक यहाँ पे एक शेयर नोट करना चाहूंगा जो कि कंप्लीटली एक हल्का सा ये है। हेलो सर। हाँ सर वो जो बोले थे ना सर, बॉडी में जैसे हम लोग बोन में सर रिप्लेस करके हम लोग कोई मेटल लगाते हैं सर, तो सर आफ्टर सर्टेन टाइम में सर वो मेटल लूज नहीं करता सर बॉडी में उसका प्रॉपर्टी? सपोर्ट नहीं, लूज नहीं करता, मैं तो बता रहा हूँ उसका कारण क्या है। जब हम लोग उसको मटेरियल को जी। लगा रहे होते हैं, मटेरियल के साथ में लगाने का उसका एक लाइफ पीरियड होता है, सर्टेन लाइफ पीरियड होता है। अगर मेरे पास बजट अलाउ नहीं कर, आई एम नॉट हैविंग द बजट फॉर दैट कि मेरे पास में मैं 30 साल या 40 साल या 50 साल या 60 साल वाला मैं उसको लगाने के लिए कंफर्टेबल जो मटेरियल है उसके साथ में लगाने के लिए जाऊंगा तो वो शायद नहीं, उसका बजट अलाउ नहीं करेगा। हो सकता है 4 लाख में हो, 60,000 में हो, 20,000 का भी हो। अब तेरे पास 20,000 का तूने लगवाया है, वो लगेगा, तो वो 20,000 का रॉड लगाया तो वो तेरा 10 साल का लाइफ पीरियड है। 10 साल के बाद तेरे को रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, फिर से तेरे को एक ऑपरेशन करा के फिर से वो रिप्लेस करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर तूने इससे ज्यादा हाई कॉस्ट पर लगाया है तो हो सकता है 30 साल के चलेगा, 30 ईयर्स। अगर उससे भी ज्यादा लाइफ का चाहिए तो उससे आप कॉस्ट बढ़ेगा। तो मटेरियल का प्रोसेसिंग भी आता है ना, और लाइफ पीरियड अगर तेरे को इंक्रीज करवाना है मटेरियल का तो तेरे को प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग जब बढ़ाएगा तो नेचुरली उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो वो मटेरियल का वो रहता है, कॉस्ट के साथ में उसका जुड़ा रहता है प्रोसेस को करना। तो मेडिकल लाइन से हम लोग देखते हैं, जिसको आज की तारीख में हम लोग उसको बोलते हैं बायोमेडिकल लाइन, बायोमेडिकल मटेरियल्स। इसको बायोमेटेरियल्स में कहते हैं। बायोमेटेरियल्स, ये मटेरियल्स पे काफी अभी रिसर्च वर्क चल रहा है। अभी हम लोग 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं मटेरियल्स को डेवलप करने के लिए। जो नी कैप्स है, जितनी का हमारा आगे वाला पार्ट है जिसको हम लोग का फीड कहा जाता है, वो पार्ट हमारा काफी खराब होने पे वो रिप्लेसमेंट में हम लोग बायोमेटेरियल्स को यूज कर रहे हैं। बायोमेटेरियल्स मतलब जो कि काफी एप्लीकेशंस के वाइड एप्लीकेशंस देख पा रहे हैं। और साइंटिस्ट पे एक वेबिनार भी हुआ था, ये होता है जो IIT गुवाहाटी यस सर, से हुआ उन्होंने सर। एक करवाए थे बायोमेट्रिक्स पे हुआ था। मुझे याद है मैंने उस वेबिनार को अटेंड किया था। दैट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक कि उसमें हम लोगों ने कैसे उस मेथड को प्रोसेसिंग तैयार किया था बायोमेट्रिक्स का, तो वेबिनार में उसको डिस्कस किया गया था। तो डेफिनेटली उस पर गए थे। अब देखते हैं कि हमारा देखते हैं हमने क्या टोटल पर्सपेक्टिव देखे थे मटेरियल का। तो टोटल पर्सपेक्टिव में मैंने देखा क्या, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, स्टोन एज, इसी की एज के ऊपर बेसिस पे मटेरियल का पहले इस्तेमाल किया गया था। फिर उसके बाद हम आज की तारीख में हम लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, हम लोग आज जो इस्तेमाल करेंगे एज ए इंजीनियर वी आर गोइंग टू अप्लाई द मटेरियल इन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मटेरियल को मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं हम? उस मटेरियल को स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए करें। स्ट्रक्चर्स मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, बिजनेस हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं। फिर हम लोग उसको इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। और हम उसको प्रॉपर्टीज को देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। हम लोग किसी चीज को अगर मैं चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर को स्टोर करने के लिए। एलपीजी गैस जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, हम लोग जो घर में एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे हैं, उस सिलेंडर का मटेरियल कौन सा है? और ऑयल टैंकर जो लेके जा रहा है, ऑयल टैंकर जो जा रहे हैं, ऑयल टैंक्स जो ऑयल लेके जा रहा है, जो ट्रक देखता होगा ऑयल टैंकर का, उस ट्रक्स का उसके अंदर में जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर उसको किसी और मेटल से बना दिया जाए तो क्या इशू हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? अगर लिक्विड पेट्रोलियम गैस को स्टोर करके लेके जा रहा हूँ जहाँ पे रिफिलिंग प्लांट्स है, वहाँ गैस स्टोर करके मैं रिफिलिंग करने के लिए लेके जाऊंगा, तो उस टैंक के अंदर में गैस स्टोर किया गया है, अगर उसका मटेरियल को मैं अलग तरह का चुन लूँ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? तो ये एक है रिएक्टिविटी, रिएक्शन कैसे करेगा वो मेटल दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो सब चीजें मायने रखता है। जब कोई मैटर एक दूसरे से ये कर रहा होता है, हो सकता है वो कंफर्टेबल नहीं हो। अगर मैं एलपीजी को एल्युमिनियम में डाल दूंगा तो हो सकता है वो एलपीजी जो है एल्युमिनियम को रस्टिंग कर रहा होगा या करोड कर रहा होगा, या हो सकता है उसको वीक कर रहा होगा, और वीक करने से वो गैस लीक करके वो ब्लास्ट कर सकता है। इसी के लिए हम लोग मटेरियल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है।
मैं किस तरह का मटेरियल क्या चीज के लिए यूज कर रहा हूँ वो तुमको सही से पता होना चाहिए। अगर तुम एज ए इंजीनियर इफ यू आर नॉट एबल टू चूज द राइट मटेरियल फॉर द राइट एप्लीकेशंस देन यू आर नॉट ए गुड इंजीनियर। अगर मुझे नहीं पता कि आज ये डिमांड है, जैसे कि मैं बनाने जा रहा हूँ एक बड़ा सा बिल्डिंग और उसके लिए मुझे मटेरियल सिलेक्शन करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट द लोड इट विल बी गेनिंग, जो ग्राउंड फ्लोर पे या फिर जमीन पे जो लोड आने वाला है उसके लिए कितने का रॉड का सिलेक्शन करना है वो मुझे पता होना चाहिए। और उसका मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, स्ट्रेंथ उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, ये सारा चीज मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं उसको अप्लाई करूंगा। तो एज ए इंजीनियर यू शुड बी नोइंग ऑल द प्राइमरी पैरामीटर्स ऑफ द selection of materials, so it will be also, and last it is the materials का performance का मैं देखना पड़ता है, what the performance they are going to deliver to me। अगर मैं उसके substitute मटेरियल यूज कर रहा हूँ, एज ए substitute मटेरियल में यूज कर रहा हूँ किसी मटेरियल का, तो what the performance it will give, उसके परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट करेंगे, तो मैं ये चीज भी देखता हूँ। तो ये है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को मैं यहाँ पे चलते हैं सीधा उस नोट्स में जिसमें हम लोग थे। Now, अगर मैं दुनिया को भाग करता हूँ, if I am going to divide this whole world सर हेलो सर on the basis of yes, सर बोल रहे थे सर कि मान लीजिए सर जो बॉडी में सर हम लोग जो लगा हुआ है सर उसमें मान लीजिए सर कि उसका टाइम पीरियड है 10 ईयर्स और वो सर 2-3 ईयर में सर वो सर अपना प्रॉपर्टी लूज कर रहा है, तो सर इसमें सर किसका प्रॉब्लम, मतलब कि ये मटेरियल का प्रॉब्लम है कि सर वो जिसमें बॉडी में लगा उसका प्रॉब्लम है सर? नहीं एक्चुअली हम लोग जब भी मटेरियल यहाँ पे आ जाता है थ्योरी ऑफ तुम्हारा सिलेक्शन का, तुम ब्लड टेस्ट करवाते हो उसका, यस ब्लड सर टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट में सारा चीज जी तुम उसको हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हो, उसका ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हो, उसकी बॉडी में नाइट्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, वो सारा चीज मैं चेक करवा लेता हूँ पहले ही। मैं सिलेक्शन मटेरियल जी कैसे कर रहे हैं, मैं उसकी बॉडी के लिए उसके लिए कौन सा राइट मटेरियल बनवाना है या प्रोसेसिंग में करवाऊंगा, कंपनी वाले को ऑर्डर दूंगा ना, तो मैं उससे पहले ही उसको बता दूंगा कि इसका टेस्ट रिपोर्ट में ये सारा चीज मुझे मिला है, जैसे आयरन का मात्रा इतना है, ऑक्सीजन का मात्रा इतना है, सल्फर इसकी बॉडी में भी है, नाइट्रोजन भी है, और ये बाकी आर्सेनिक भी है, आर्सेनिक भी मटेरियल इसमें बॉडी में भी है, इसका है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स मुझे पता चला है। जी ऑन दैट बेसिस रिपोर्ट वी क्रिएट ए मटेरियल फॉर हिम और हर। हम उस मटेरियल को सिलेक्शन करने के लिए पहले उस मटेरियल को पहले उसको बॉडी को स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह का इसका बॉडी इस मटेरियल को धातु को डालूंगा उसके साथ भी कंफर्टेबल होगा कि नहीं। दैट इज द थिंग वी हैव टू मेक अ सिलेक्शन फॉर। हम लोग पहला सिलेक्शन करने से पहले ये सब चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर तो कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है तो गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, जी उस एक्सपेरिमेंट में उस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर को जानना जरूरी है कि क्या क्या प्रोसीजर को अपनाना है और क्या क्या चीजें निकालना है, व्हाट द वैल्यू आई एम गोइंग टू ऑब्टेन। तो एक दिस इज द सिंपल प्रोसीजर हियर। इसी तरह जब मैं किसी बॉडी में किसी मटेरियल को इम्प्लांट कर रहा हूँ तो नेचुरली इस मटेरियल को उसकी बॉडी के साथ कितना कंफर्टेबल है कि नहीं वो चीज देखना पड़ेगा। नहीं तो सीधा मैं लगा दूंगा तो हो सकता है रिएक्शन हो सकता है वो, जैसे तूने बताया 2 साल में फेल कर गया मटेरियल, उसकी बॉडी में वो 2 मटेरियल जो डाला था दैट हैज फेल। तो ये पॉसिबल था कि वो फेल क्यों किया, कारण था कि उसका बॉडी में उसका सल्फर का ज्यादा कंटेंट होने के कारण से उस मेटल के साथ रिएक्ट किया, जो उसका लाइफ पीरियड 10 साल था उसकी जगह पे 2 साल में खत्म हो गया। ये एक हो सकता है, दिस इज द इशू, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ सीरियस स्टडी ऑफ द ऑल द टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर पहले देख लेता है, उसके बाद वो अपने रिकमेंडेशन उसको फॉरवर्ड करता है, जो कंपनी होता है उसको फॉरवर्ड करता है, उसके हिसाब से वो कंपोनेंट को फ्रेम करती है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक्चुअली शोल्डर का जैसे हड्डी टूट गया है और शोल्डर का जो जॉइंट है ब्रेक हो गया है, उन लोग कैसे करता है मेडिकल लाइन में, उन लोग क्या करता है पहले 3D स्ट्रक्चर क्या करता है, कैसे टूटा है, कहाँ पार्ट टूटा है, उसको किस शेप को बना के उसके साथ इम्प्लांट करना है, बोन के साथ क्लिपिंग करना है, बोन के साथ उस मेटल की क्लिपिंग करना है। वो क्लिपिंग करने के लिए मुझे कैसा शेप का क्लिपिंग करवाना, किस तरह का शेप होना चाहिए उस पार्ट का, और वो पार्ट फिर डिजाइन करके फिर वो भेजता है वहाँ पे, कंपनी उसको भेजेगा, डॉक्टर उसको दिखाता है कि दिस इज द 3D इमेज ऑफ दिस बोन एंड यू हैव टू क्रिएट ए मटेरियल एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड दिस टाइप ऑफ शेप। और एक दोनों लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, पेपर पे तो वारंटी मिलता है, जब कोई लगा रहा होता है ना तो वारंटी दिया जाता है कि ये आपकी बॉडी के साथ कंफर्टेबल रहेगा 30 साल तक,
वो वारंटी दिया जाता है तेरे को। ऐसा नहीं है कि तू मटेरियल तेरे घर खरीद रहा है तो उसको लगा दिया, तो ऐसा नहीं। मेडिकल टेस्ट वो सारा चीज लिख के देगा तेरे को कि जो मटेरियल लगाया है वो 30 साल के लिए होगा। डॉक्टर साइन करता है उस पर, डॉक्टर करता है, कंपनी वाला साइन करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस व्यक्ति का जान भी जा सकता है। अगर कुछ केमिकल रिएक्शन कर गया तो इसका जान भी जा सकता है, बॉडी में जहर बन सकता है जी। वो। इसलिए उसके बीच में एक एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट को सारा चीज लिखा जाता है डॉक्टर और कंपनी के बीच में, और पेशेंट को एक कॉपी दिया जाता है, उसमें बॉन्ड लिखा जाता है कि ऑपरेशन में ये सारा मटेरियल लगाया जा रहा है, वो आपको कहीं हार्म नहीं करेगा, अगर हार्म करेगा तो उसका कंपनसेशन देगी कंपनी। डॉक्टर नहीं देगा, कंपनी देगा। सर और एक क्वेश्चन, हेलो सर, सर हाँ, और बोलो। एक क्वेश्चन था सर, मान लीजिए हम प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन नहीं करते हैं तो सर मान लीजिए सर उसमें सर स्किन में भी प्रॉब्लम आता है क्या सर? मान लीजिए सर मेरा हाथ टूटा हुआ है तो सर अंदर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है मगर सर स्किन में प्रॉब्लम आ गया तो उसके चलते भी ऐसा होता है? उसका स्किन का इश्यू का कारण क्या है? अगर उसको स्टिचिंग और सही से कंफर्टेबल नहीं किया, जैसे कि मेटल में है ना, तो बोन क्या है, जी। बोन क्या चीज है? बोन मेरा फाइबर है, बोन में कैल्शियम का बना है, कैल्शियम के बीच में कार्ट्रेज है, मतलब कार्ट्रेज मतलब जी। मसल्स का फाइबर है, भरा हुआ है। अब जब तू क्लिपिंग कर रहा होता है ना, यस क्लिपिंग करने सर। को क्या होता है, वो क्लिपिंग जब कर रहा होता है तो जो उसमें हल्का सा ड्रिम आता है ना बोन में, और क्लिपिंग कर रहा होता है तो वो हल्का सा मसल्स को भी डैमेज करता है। मतलब जहाँ तक ड्रिल करना चाहिए था ना, गो थ्रू पर नहीं करना है, गो थ्रू नहीं करता है, उसमें गो थ्रू ड्रिल नहीं होता, बल्कि हाफ ड्रिल होता है। हाफ ड्रिल करके उसको क्लिप नहीं आता, लेकिन लोग क्या कहता है, डॉक्टर कभी गलती से फुल ड्रिल मार देता है, और जब फुल ड्रिल मारता है तो कार्ट्रिज भी खराब हो जाता है। जो बोन के अंदर में कार्ट्रिज है, अगर तुम मटन में तुमने खाया होगा तो डेफिनेटली बीच में जो तेरा कार्ट्रिज मिलता है हॉल में, उस जी। जी। कार्ट्रिज को डैमेज कर देता है। अगर डैमेज किया उसको तो वो तेरा इन्फेक्शन क्रिएट कर जी। देगा, और इन्फेक्शन के कारण से घाव तेरा हड्डी के बाहर भी वो ज्वाइंट में फंगल इन्फेक्शन चालू कर देता है, और तेरे को बाद में एंजिमा और जो है ना ब्लीडिंग चालू कर देता है उस तरह का। तो ये मेडिकल का लाइन का बातें हो गया, जो भी मेटेरियल के साथ में इश्यू हो सकते हैं, तो ये यस। सभी चीजें रेज होता है। इसी कारण से प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि लोगों को ना जहाँ ऑपरेशन होता है उस जगह पे बहुत ईचिंग प्रॉब्लम है, नीचिंग का प्रॉब्लम आता है, और नोसे से ब्लड आने लगता है। तो ये सब चीजें एक रिएक्शन किया उसके साथ, मेटल की साथ रिएक्शन, बल्कि वो जो ऑपरेशन करने के टाइम उसने जो रिविटिंग किया है, रिविटिंग किया गया, उस रिविटिंग ऑपरेशन में उसने गलती जी। कर दिया, उसी कारण से ये प्रॉब्लम है। तो एज ए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उनको काफी जिम्मेदारी होता है कि वो सही से ऑपरेशन को परफॉर्म करें। यस सर। ये हुआ। अब हम लोग सर देखते हैं ये ये सर है। मैं क्वेश्चन इसलिए सर, हेलो सर, हाँ, ये हाँ, मैं बोलो। क्वेश्चन इसलिए पूछा पूछो। ना सर कि मेरा जो मैं फादर है ना सर, तो उनका भी ऑपरेशन हुआ था 2017 में, और उनका भी सर हाँ, बोन में सर प्लांट लगा मतलब रॉड लगा हुआ, मगर सर वो सर 3 साल में ही सर वहाँ पे जिस जगह लगा हुआ वहाँ पे सर इचिंग खुजली हो रहा है सर, और क्या बोलते हैं मतलब इसी टाइप का सर खुजली हो गया, परेशान हो गया, तो सर वही दवा दिया था तो अभी ठीक है, इसलिए सर आप पढ़ा पस रहे थे तो निकलता हम होगा क्वेश्चन पूछ लिए सर। उसमें पस नहीं निकलेगा, सर पस बहुत सारा निकलता होगा खुजली होता उसमें है सर, परेशान हो जाते हैं, नहीं सर परेशान हो जाते हैं खुलाते खुलाते, हाँ, तो इसलिए उसके लिए सर इसलिए हम सर आपसे पूछे सर। वो जो यस बोल्ट सर। लगाया ना, बोल्ट लगाया होगा, जो बोल्ट लगाया ना उसको, बोल्ट लगाया जो बोन में, यस सर। वो बोल्टिंग सही से नहीं किया डॉक्टर जी। ने। इसी के लिए वो इन्फेक्शन ओ, अंदर फैल रहा है। उसको पापा को बोलना है एक बार जाके, एक बार ये चेक करवाने के जी। लिए, एक्सरे से भी निकलवाने के लिए, एक्सरे निकाल कर और एक अच्छा सा क्या सर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को क्या सर दिखा बोले देने के लिए। निकाल? और ये ओ सर। एक्सरे निकलवा के एक बार अच्छे जी। स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए बोलते, स्किन स्पेशलिस्ट। वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक नहीं करेगा क्योंकि वो तो लग चुका है। अब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं करेगा, यस सर। बल्कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। स्किन स्पेशलिस्ट वो दवाई देगा जो घाव को सूखने के लिए, अंदर जो घाव गया ना, अंदर जो घाव हुआ जी। है वो घाव को सूखने के लिए, वो घाव के कारण से अंदर में बाहर इचिंग हो रहा है, अंदर घाव है लेकिन बाहर इचिंग कर रहा होगा, इसलिए उसको जाके ओके करवा सर। सकता है, डॉक्टर को दिखा सकता है स्किन स्पेशलिस्ट। अब देखते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू यस द सर। मटेरियल। इस मटेरियल को हम लोग ओके दुनिया को सर। बांटने की कोशिश करते हैं, हम लोग कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स। हम लोग जाति धर्म को नहीं बांट रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बांट रहे हैं मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस, यूज करने के तरीके से। तो यहाँ पे मेटल को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही सिलेक्शन किया हूँ। वो है एक मेटल्स, पॉलीमर्स और सेरामिक्स। तो अब मेटल्स को और पॉलीमर्स और सेरामिक्स, ये मेटल्स जो है हम लोग मेनली हम लोग देखते हैं मेजर एप्लीकेशंस है। दीज आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ मेटेरियल्स जो मैं देख पा रहा हूँ। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेटल्स, मेटल्स का एक कैटेगरी हो जाएगा, फिर पॉलीमर्स का एक कैटेगरी हो जाएगा और एक सेरामिक्स का कैटेगरी हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, पॉलीमर्स एंड सेरामिक्स। ये मेजर पार्ट है जो कि अर्थ पे हमारे एप्लीकेशंस में दिखते हैं।
नेक्स्ट है मेटल को जब मैं देखता हूँ तो मेटल का दो भाग होता है। मेटल का फैमिली को जब देखता हूँ, मेटल की फैमिली को देखता हूँ, तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि मेटल इज बीन कैरेक्टराइज्ड इन टू कैटेगरीज, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल क्या चीज है? फेरस मेटल वो चीज है जिसमें कि आयरन की मात्रा हो। अगर किसी में आयरन का मात्रा ज्यादा है या आयरन मात्रा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? फेरस मेटल्स। और नॉन फेरस कौन सा रहेगा? इन विच देयर इज नॉट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आयरन। अगर किसी मेटल में आयरन नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन फेरस मेटेरियल। जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, मैंगनीज, ये सारा नॉन फेरस है। और फेरस क्या है? स्टील एंड कास्ट आयरन, इसकी कैटेगरीज हैं। और इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज फेरस मेटल का होता है, नॉन फेरस का क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम लोग देखेंगे। जनरल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फेरस की फैमिली को देखेंगे। तो फेरस का मेटल में दो पार्ट हो गया था, फेरस और नॉन फेरस। अब फेरस को देख रहे हैं, नॉन फेरस हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो फेरस पार्ट जो है उसको अगर मैं कैटेगराइज करता हूँ तो फेरस पार्ट में आता है स्टील एंड कास्ट आयरन। मेनली मेरा स्टील एंड कास्ट आयरन आता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ? स्टील्स के दो तरह के स्टील्स हैं। कौन कौन सा? हाई एलॉय स्टील्स एंड लो एलॉय स्टील्स। ये चीज हम लोग जान रहे हैं, ये चीज हम लोग प्रोडक्शन में पढ़े होंगे, डेफिनेटली वी हैव स्टडीज। इसी के लिए ये हमारा देखना, मेरा और मनीष सर का टॉपिक सेम दिया गया है, मतलब मटेरियल एंड प्रोडक्शन। क्यों दिया गया है? दोनों टॉपिक को कोरिलेट करने के लिए, ताकि हम लोग दोनों सब्जेक्ट जब गेट का पढ़ाएं तो ये आज जो बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो दोनों प्रोडक्शन के साथ भी कोरिलेट करते चले जाएंगे हम लोग। मैं चाहूंगा कि मैं जिस टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को मैं मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक के साथ उसको आगे बढ़ते जाऊँ। तो हम लोग जब हम लोग फेरस मेटल को देखते हैं तो फेरस मेटल के दो तरह के हैं। कौन कौन सा? एक है तुम्हारा लो एलॉय स्टील्स, एक है हाई एलॉय स्टील्स। लो एलॉय स्टील्स क्या क्या है? लो एलॉय स्टील्स कहाँ यूज होता है? वेयर वी आर यूजिंग द लो एलॉय स्टील्स। इसमें एलॉय क्या होगा? एलॉय का वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय एलॉय? जो कार्बन मिला होगा और कुछ परसेंट में शायद सिलिकॉन भी मिला होगा। कार्बन, सिलिकॉन, वेनेडियम, निकल, क्रोमियम, कुछ ना कुछ हम इसमें डालते जा रहे हैं, जो कि एक मेटल, मेन मेटल में कुछ सब मेटल्स डाल रहे हैं। अगर इस तरह का चीजें फिनोमेना कर रहे हैं तो उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। एलॉय क्या है? इट इज अ मेटल कंसिस्ट ऑफ मेन मेटल along with some other metals, then it is called a alloy। ये मेरा डेफिनेशन, मेरे हिसाब से मैं डेफिनेशन बनाया हूँ, बुक के हिसाब से तुम अपना डेफिनेशन को देख सकते हो। मेरा कहना है कि मेन मेटल में अगर कोई मेन मेटल में कोई एक अदर एलिमेंट्स को ऐड किया जाए, मेन मेटल में अगर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल एलिमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करेंगे तो वो जो बनाएगा वो दैट विल बी कॉल्ड एज ए एलॉय। ठीक है, तो अब देखते हैं लो एलॉय स्टील्स। हम लोग देखते हैं रेलवे ट्रैक्स, हम लोग देखें रेलवे ट्रैक्स देख रहे होंगे जो मेरा है वो हाँ यूज कर रहा हूँ। हाई एलॉय स्टील्स जो होता है, हाई एलॉय स्टील्स में देखते हैं हम लोग हाई एलॉय स्टील्स यूज करते हैं मेनली फॉर टूल्स पर्पसेस। जितने भी टूल्स मेरे हो रहे होंगे, ड्रिल बिट्स, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स मेरा लेथ में, और हैमर्स, ये सारा चीज जो है मेरा हाई एलॉय स्टील्स में आएगा। क्यों? इसका एक हार्डनेस ज्यादा चाहिए होगा, इसमें हार्डनेस ज्यादा चाहिए हो रहा होगा मुझे, क्योंकि इसका मेटेरियल को मुझे हार्डनेस देना होगा, क्योंकि मैं एक हैमर यूज करने वाला हूँ विच इज गोइंग टू पुट ए फोर्स, विच इज गोइंग टू अप्लाई ए प्रेशर ऑन द अदर मटेरियल, तो वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए हाई एलॉय स्टील्स में हम लोग वो मेटल्स को डालते हैं जिसका हार्डनेस ज्यादा हो और उसका ब्रिटलनेस नहीं आया, उसमें ब्रिटलनेस नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक चीज प्रॉपर्टी मैं देखता हूँ, जब एक एक्सपेरिमेंट जब करने की कोशिश करना, तुम भी ट्राई करके देखना। टेक ए सेफ्टी पिन को हीट करो, गर्म करो, 2 सेफ्टी पिन लेना, 2 सेफ्टी पिन, दोनों को लाल होने दो, 5 मिनट तक उसको गर्म करो और उसको लाल होने दो। रेड हॉट होने के बाद में एक को पानी में डाल दो और दूसरे को नॉर्मल में छोड़ दो, और उसके बाद फिर जब नॉर्मल होकर ठंडा हो जाए, सब दोनों नॉर्मल हो जाए, तब उसके बाद दोनों को एक एक करके उठाओ और उसको मोड़ने की कोशिश करो। मोड़ेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन बनेगा मेरा? मैंने जो दोनों प्रोसेस अपनाया था, एक नेचुरल कूलिंग प्रोसेस अपनाया था और एक मैंने वर्ड बोल रहा हूँ क्वेंचिंग, जिसको मैं सीधा पानी में डाल दिया था, लाल करके सीधा पानी में डाला था। अब दोनों प्रोसेस में क्या अंतर आया, दोनों में क्या प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया? व्हाट इज द डिफरेंस इंट्रोड्यूस? सर जो क्वेंच्ड होगा सर वो ब्रिटल हो जाएगा। राइट, और जो क्वेंच्ड होगा वो ब्रिटल हो जाएगा, उसमें सर वो सर और ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा, वो ब्रिटल नहीं होगा सर। हाउ दिस हैपन, ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ? मेटल तो सेम था, मेटल